हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इसी चीजों की जरूरत है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, साथ साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहली बात की अभी गणेश महोत्सव चल रहा है, तो हम जैसे गणेश करते हुए तो हम अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ आप जानते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका आज का चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का अंतिम लेक्चर है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम की, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम आयोनिक इक्विलिब्रियम को इसी वीडियो में स्टार्ट करके खत्म कर देंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने सबसे पहले जो है ना आपको व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है यानी साम्य क्या है, साथ साथ साम्य के प्रकार, फिर उसके बाद साम्य के प्रकार के बाद बात किया था मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद फिर जो पिछला वीडियो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद जो पिछला पार्ट में क्या थी चीजें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर आधारित न्यूमेरिकल थे। उसके बाद लिसातेली सिद्धांत था, लिसातेली सिद्धांत, और लिसातेली सिद्धांत के बाद हमने बात किए हैं आज आयोनिक इक्विलिब्रियम की। तो अब आयोनिक इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आज हम जो कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स जो आपके सामने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर आधारित एक न्यूमेरिकल, और फिर उसके बाद आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद जो हमने जो ताप का प्रभाव होता है, ताप के प्रभाव में हमने जो पढ़े थे, कहना चाहिए आपके वान-टॉप समीकरण, तो वान-टॉप समीकरण पर भी आधारित एक न्यूमेरिकल, ये दो चीजें आज हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आयोनिक इक्विलिब्रियम एक छोटा सा टॉपिक है उसे कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल है आपका कि एक साम्य अवस्था की अभिक्रिया दी हुई है, ए से बी और सी बन रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रारंभ में गैस का दाब जो है 500 mm ऑफ Hg और साम्य के समय 700 mm ऑफ Hg टोटल जो है आपका दाब हो जाता है। तो Kp ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा Kp के लिए जो कभी आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जो मैंने बताया था, Kp बराबर Pc P ऑफ C इंटू P ऑफ B के बटे में P ऑफ A, ये दिया हुआ था मैंने। तो यहाँ तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो P ऑफ A भी नहीं पता हमें, P ऑफ B, P ऑफ C, यहाँ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो P इनिशियल दिया हुआ है आपको, यानी PI दिया हुआ है 500 mm ऑफ Hg। उसके बाद दिया हुआ P टोटल दिया हुआ है आपको 700। तब यहाँ पे आप जो है ना साम्य पर दाब जो है निकाल सकते हैं, जिसको आप जो है ना आंशिक दाब कहेंगे। इसे कहेंगे आंशिक दाब, जिसे कि हमने मान लिया कि P से डिनोट किया, P से डिनोट किया तो P बराबर P ऑफ PI प्लस P, ये हो जाएगा। तो यहीं से निकालेंगे P, तो P बराबर हो जाएगा PT माइनस PI। यहां से निकालेंगे तो 700 माइनस 500 बराबर 200, P बराबर 200 mm ऑफ Hg। और आपकी चूंकि अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है आपकी, तो अभिक्रिया है A से B और C बना रहे हैं। स्टार्टिंग में इसका जो है ना PI ये रहा होगा, उस समय इनका दाब 0 रहा होगा। लेकिन जब P टोटल यानी जब P साम्य मतलब P इक्विलिब्रियम, इसे आप जो है P इक्विलिब्रियम लिखिए, नहीं सॉरी यहाँ नहीं आएगा P इक्विलिब्रियम। P इक्विलिब्रियम के टाइम पर पे मान लीजिए P इक्विलिब्रियम, साथ ही साथ आप याद रखें P इक्विलिब्रियम ही लिख लीजिए इसे। तो P इक्विलिब्रियम लिखते हैं आप इसे
तो पी इक्विलिब्रियम लिखने पर पे आपको बता दिया जाए कि पी इक्विलिब्रियम बराबर सॉरी पी इक्विलिब्रियम में पी ऑफ ए बराबर पी आई माइनस पी इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा। पी ऑफ बी बराबर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी के जो है मोल एक एक मोल ही परिवर्तित हो रहे हैं, सभी के एक एक मोल परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्ट ही हो जाएगा और ये हो जाएगा पी, और यहीं पर पी ऑफ सी भी हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपका जो पी, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे आपके, पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ सी बराबर 200, ये हो गया। और पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी ऑफ ए हो जाएगा आपका 500, पी इनिशियल है 500 माइनस पी इक्विलिब्रियम है 200, यहां से मिल जाएगा आपको 300 mm, ये मिल गया। तो यहां पर वैसे जब आप जो है ना इस समीकरण में मान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा केपी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 200 इंटू में 200 के बटे में 300, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य गए, 400 के बटे में 3 करेंगे आप तो आपको आराम से मिल जाएगा केपी बराबर 400 है। तो 3 एकम 13.33 मिलेगा, 13.33 नहीं 133.33 एटीएम, ऐसा कुछ बन जाएगा आपका। एटीएम ने यहाँ पर एटीएम ने बंद करके एमएम ऑफ एचजी बन जाएगा मात्रक इसका। तो इस तरीके से आपको केपी की वैल्यू मिल जाएगी 133.33 मिल जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने क्या किया, जो पी इनिशियल दिया हुआ था और पी टोटल दिया था वहां से पी इक्विलिब्रियम याद कर लिया आपने, पी इक्विलिब्रियम, और पी इक्विलिब्रियम के सहारे आपने पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी याद कर लिया। उसके बाद आपको पता है केपी की वैल्यू याद करेंगे, पी ऑफ सी, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए की वैल्यू की जरूरत होती, तो उन वैल्यू इनको आपने रख दिया मान और केपी की वैल्यू याद कर ली। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 आज का। आज का न्यूमेरिकल नंबर 2 उसकी बात करते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड में। क्या न्यूमेरिकल है कि वन हाफ समीकरण द्वारा अणुभार ज्ञात करो। तो यहाँ पर पे जो कि न्यूमेरिकल आप कहेंगे न्यूमेरिकल कम, और जो है हमें ये क्या कहना चाहिए आपका ये एक प्रकार का डेरिवेशन ज्यादा लग रहा है। तो कभी कभी होता है कि न्यूमेरिकल के रूप में डेरिवेशन दे दिया जाता है, वही एक प्रकार से समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है ना वन हाफ समीकरण में जो मेन बात होती है वो होता है क्या, वन हाफ कारक। वन हाफ कारक होता है आई नोट, आई नोट को कहते हैं, सॉरी आई नोट में आई, ये आई को कहते हैं हम क्या, वन हाफ गुणांक या फिर वन हाफ कारक, वन हाफ गुणांक या वन हाफ कारक। तो अब इसी के सहारे हम याद करेंगे अणुभार। तो सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, आई वन हाफ आई बराबर प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार के बटे में वास्तविक अणुभार, वास्तविक अणुभार। प्रेक्षित अणुभार के बटे में वास्तविक अणुभार। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू होती है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये भी एक वैल्यू होती है। तो इसी वैल्यू को रखेंगे तो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये वैल्यू रखे। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू m नॉट, प्रेक्षित, प्रेक्षित को हम लिखते हैं थ्योरेटिकल, तो इसे लिखेंगे t, और वास्तविक को लिख देंगे हम m नॉट से डिनोट कर दिए इस m नॉट से। तो अब बात करेंगे हम m नॉट, अब तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे अब, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करने के पहले
नॉर्मली तिर्यक गुणा कर लेंगे अब आप इस तरीके से, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एम नॉट, और पूरे में करेंगे 1 + n-1 अल्फा, और एम टी एक तरफ ही रह जाएगा आपका। तो यहां से मिल जाएगा आपको एम नॉट प्लस, सबसे पहले आप जो है ना अंदर के कोष्टक को हल कर लें, सबसे बढ़िया, एन अल्फा माइनस अल्फा इस तरीके से बराबर एम टी, ये मिल गया। यहां से मिल जाएगा आपको एम नॉट प्लस एम नॉट एन अल्फा माइनस एम नॉट अल्फा, ये मिल जाएगा बराबर एम टी, ये मिल जाएगा आपको। और जो यहाँ पे आपको जो ज्ञात करना है तो वो वास्तविक अनुभार ज्ञात करना है, वास्तविक अनुभार। तो इस तरीके से अरे हम इतना दिमाग नहीं लगाते यार, क्यों दिमाग लगाना है। यहाँ पे जब तिर्यक गुणा किए उसके बाद आप जो है डायरेक्ट पक्षांतर कर लीजिए, या फिर मुझे तिर्यक गुणा में ही डायरेक्ट आपको बता देना था। यहाँ से आप पक्षांतर कर लीजिए, मैंने जो है कॉपी में बहुत उल्टा सीधा करके आंसर लाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता दूं कि एम नॉट बराबर डायरेक्ट आप लिख दीजिए एम टी के बटे में 1 + n-1 अल्फा कर दीजिए, फिर खत्म। यही आप जो है ज्ञात कर लेंगे डायरेक्ट। अब अल्फा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे तो इसके पीछे दिमाग में लगा, आपको मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में बता दिया अल्फा ज्ञात करना। थ्योरेटिकल वैल्यू आप जो है ना प्रैक्टिकल करेंगे उस समय आपको थ्योरेटिकल वैल्यू तो पहले से दी हुई होगी, और फिर इसके सहारे आप जो है, और एन क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है। और अब यहाँ से अब आपके लिए डेरिवेशन सॉरी ये यहाँ से न्यूमेरिकल आपका इजी वे में हो जाएगा और आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे। तो ये रहा आपका मानठाप समीकरण से अनुभार ज्ञात करना। अब हम बात करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम की अगले स्लाइड में। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे आयनिक साम्य, आयोनिक इक्विलिब्रियम की। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम यहाँ कुछ नहीं, जब दो आयन आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आपको बता दिया जाए कि इनऑर्गेनिक, और ये जो है ना ये हमेशा जो है आपको साल्ट में देखने को मिलेगा। पहली चीज जहां पर साल्ट बनता हुआ आपको दिखेगा वहां पर, जैसे कि आपको सॉल्ट जैसे आप देखना चाहेंगे तो जो एकदम आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंडों में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, ये आयनिक कंपाउंडों में देखने को नहीं मिलेगा। ये देखने को मिलेगा आपको सहसंयोजी कंपाउंड जैसे कि CH3COOH, CH3COONA, ऐसे कंपाउंडों में देखने को मिलेगा। ये बात तो रही कि एकदम आयोनिक कंपाउंडों में देखने को नहीं मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा आपको सहसंयोजी कंपाउंडों में, और ना ही आपको उपसंयोजी कंपाउंडों में भी देखने को नहीं मिलेगा। ओनली सहसंयोजी कंपाउंडों में आयोनिक साम्य देखने को मिलेगा। यहाँ क्या होगा आपका CH3COOH क्या होगा, टूट जाएगा। CH3COOH थोड़ा सा ताप देंगे आप, या फिर जो है इसमें थोड़ा वाटर के उपस्थिति में जो है ये टूट जाएगा CH3COO- प्लस H+ में। अब ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों होगा, इसके पीछे का कारण है कि ये 100% जो है ना आपस में टूट जाते हैं। जब NaCl जब बनता है, NaCl को जब आप तोड़ेंगे, आप इसे जो है डिसॉल्व करेंगे आप वाटर में, तो क्या होगा ये 100% Na+ और 100% Cl- दे देगा, ये 100% दे देगा। लेकिन ये ओनली 5%, 2% ऐसे मतलब बहुत ही कम मात्रा में आपको CH3COOH की मात्रा देखने को मिलेगी। इस वजह से जो है ये
आपको सामने में देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का यही रीजन है कि ये बहुत कम डिजोल्व होते हैं, इस वजह से ये देखने को मिलते हैं। और ये जो है ना, आपको जो 11th की केमिस्ट्री की बुकों में जो देखने को मिलेगा, आप थोड़ा डीपली दिया हुआ है तो डीपली दिया हुआ है तो वहां पर पे पुस्तकों में ही पढ़े आप, तो आपको अब मैं बता दे रहा हूँ, उसमें आपको पुस्तक में बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। तो वहां पर पे जो है अम्ल क्षार की बात की गई है, अम्ल क्षार की बात की गई है, मतलब एसिड बेस की। तो एसिड बेस की बात की गई है, तो आपको सिंपल बात बता दूं, थोड़े वहां जो बातें हैं वो पिछले चैप्टर में बता दिया हूं, और थोड़ी बातें जो है अब यहाँ पीएच वैल्यू की बात होगी, यहाँ पीएच वैल्यू की बात होगी। तो पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7, पीएच वैल्यू जो है 0 से लेकर के 7 तक, सॉरी 0 से लेकर के 14 तक आपकी वाटर की उपस्थिति में वो होती है, मतलब विस्तरित होती है 0 से लेकर के 14 तक। वैसे देखा जाए तो 14 से आगे भी बढ़ जाता है और 0 से कम भी हो जाता है, लेकिन मेन रूप से सोरेनसन स्केल में देखा जाता है 0 से लेकर के 14 तक। तो जो 0 से लेकर के 7 तक वैल्यू होती है, या फिर 7 से कम वैल्यू, वो होती है एसिड की, एसिड है। पीएच अगर से 7 हो गया तो ये हो गया सॉल्ट या फिर न्यूट्रल, सॉल्ट या न्यूट्रल, न्यूट्रल। और यदि से पीएच वैल्यू अगर से 7 से ज्यादा है, पीएच वैल्यू यदि 7 से ज्यादा है तो आपकी आ जाएगी ये बेस, बेस हो जाएगा। बस बात इतनी सी है। पीएच ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, जो कि अलग अलग बुकों में थोड़ा बहुत सिर्फ प्लस माइनस का चेंज कर दिया है, मैंने जो है ये देखा है, इस वजह से थोड़ा सा मेरे को ज्यादा ही वो हुआ है अभी तक। तो वहां पर भी मैं आपको कंफर्मेशन के साथ जो है नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय श्री राम।